आज का हमारा टॉपिक है फजी सेट थ्योरी। इस लेक्चर में हम फजी सेट थ्योरी के इंट्रोडक्शन, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और वो मोटिवेशन जिसकी बुनियाद पे फजी सेट थ्योरी बनी है और इसकी कुछ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन फॉर फजी सेट थ्योरी, यानी वो कौन सी रीजंस थी या वो कौन सी सिचुएशंस थी जिनको हैंडल करने के लिए फजी सेट थ्योरी की ज़रूरत महसूस की गई। तो नॉर्मली क्लासिकल सेट जो सिस्टम्स हैं वो हम देखते हैं कि वो मोस्टली वो क्रिस्प और प्रिसाइज नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्लासिकल सिस्टम्स हैं, क्लासिकल सिस्टम से यहाँ हमारी मुराद सिर्फ क्लासिकल मैथमेटिकल सिस्टम्स हैं। और हमें ये पता है कि जो मैथमेटिकल सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो लॉजिक यूज़ होता है वो बेसिकली वो डुअल लॉजिक होता है, या जिसको हम एरिस्टोटेलियन लॉजिक कहते हैं। और हमें पता है कि एरिस्टोटेलियन लॉजिक जो है उसमें हर प्रोपोजिशन के अगेंस्ट सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि या वो प्रोपोजिशन सही हो या वो प्रोपोजिशन गलत है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मैथमेटिकल जो क्लेम है उसके बारे में दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि वो क्लेम दुरुस्त हो या वो जो क्लेम है वो गलत हो। इसके अलावा कोई दरमियानी रास्ता नहीं होता। जो क्लासिकल जो हमारे पास जो मैथमेटिकल सिस्टम्स हैं या मैथमेटिकल टूल्स जिनको हम कह सकते हैं, या मैथमेटिकल लॉज, या जो भी मैथमेटिकल लॉजिक जो भी नाम दें हम इनको, तो इनकी नेचर कुछ इस तरह की होती है, यानी येस नो टाइप का इसका नेचर होता है। यानी एक चीज़ या तो सही है या एक चीज़ गलत है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि अगर क्लेम करें कि टू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो डेफिनेटली कोई भी ये कह सकता है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह अगर कोई कि थ्री बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। लेकिन सही और गलत के दरमियान कोई ऐसी सिचुएशन हमारे पास नहीं हो सकती है। और अगर ऐसी सिचुएशन अगर कभी प्रैक्टिकल कोई किसी प्रॉब्लम के अंदर अगर हम देख भी लें, तो उसको हम फिर जो है वो मैथमेटिक्स के डोमेन से उसको खारिज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम सेट थ्योरी की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर हम कहते हैं कि सेट जो होता है वो बेसिकली एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। और जबकि कोई ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्ट हो कि जिसको देखना हो कि वो किसी सेट का मेंबर है या नहीं है, तो इसके अंदर भी दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे माइंड में, जिनके ऊपर हम सोचते हैं कि या ये कलेक्शन का पार्ट होगा ये ऑब्जेक्ट, या ये उस कलेक्शन का पार्ट नहीं होगा। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ हमारे माइंड में नहीं आती है। और अगर कोई तीसरी चीज़ हमारे माइंड में आए, यानी कहीं पे कोई एम्बिग्विटी हो, कोई शक शुबा हो कि हम येस और नो में हम रिस्पॉन्ड ना कर सके, तो फिर ऐसे कलेक्शन को हम सेट की डोमेन से ही निकाल देते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा कलेक्शन फिर वेल डिफाइंड नहीं है। यानी चूंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए कि हम येस और नो में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कोई ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन का मेंबर है या नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि क्लासिकल जो मैथमेटिकल जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के लिए गुंजाइश रखी गई है कि जिसके बारे में हम येस और नो में हम जो है वो डिसाइड कर सकें कि अगर वो कोई क्लेम है तो हम येस नो में डिसाइड कर सकें कि वो क्लेम सही है या गलत है। और अगर कोई स्टेटमेंट है उस तो हम ये डिसाइड कर सकें कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। इसके अलावा अगर कोई सिचुएशन है जो कि इन बिटवीन कोई सिचुएशन बन रही हो, या हम कंफ्यूज हों इस तरह के डिसीजन करने में, तो फिर हम कहते हैं कि वो उस मैथमेटिकल डोमेन से बाहर की कोई चीज़ है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सिर्फ यही सिचुएशन हो कि हम येस नो में डिसीजन कर सकें। जबकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है होते हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है वैगनेस और अनसर्टेनिटी। वैगनेस का मतलब है मुबहम, अनसर्टेनिटी गैर यकीनी। तो सैकड़ों हम ऐसी मिसालें सोच सकते हैं जो हमारी डेली लाइफ में ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम यकीनी तौर पे कुछ नहीं कह सकते, या उसके अंदर जो है वो मुबहम सिचुएशन होती है, यानी सिचुएशन क्लियर नहीं होती है, अनक्लियर सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए जो क्लासिकल सिस्टम है उसके अंदर तो कोई गुंजाइश नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि
ये मैथमेटिक्स के डोमेन से बाहर की कोई चीज़ है, फिर हम उसको मैथमेटिकल डोमेन में लाते ही नहीं हैं। तो ये भी एक हकीकत है, इसको भी हमने समझना है। इसी तरह ह्यूमन रीजनिंग जो है वो उसमें अक्सर हम यूज़ करते हैं यूजेस अप्रोक्सीमेट टर्म्स। तो जो हमारी जो इंसानी जो तरीक़ा हम यूज़ करते हैं रीजनिंग के लिए, तो उसके अंदर हमारे जो जुमले होते हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, या जो हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं, वो अप्रोक्सीमेट और मोर और लेस और इस टाइप के होते हैं। एक्यूरेसी जो है उसके अंदर होती भी है, लेकिन मेजॉरिटी सिचुएशंस के अंदर ये सर्टेनिटी और एक्यूरेसी और प्रिसाइसनेस और क्रिस्पनेस जो है वो न होने के बराबर होती है। तो हम हाँ ये भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल नहीं होती है। बहुत सारी सिचुएशंस में प्रिसाइसनेस भी होती है, क्रिस्पनेस भी होती है, लेकिन सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी सिचुएशंस हैं उनके अंदर ये प्रिसाइसनेस और सर्टेनिटी और क्रिस्पनेस जो है वो बहुत कम होती है। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अनसर्टेन और वेगनेस और अप्रोक्सीमेट और मोर और लेस इस टाइप की सिचुएशंस जो है वो हम फेस करते हैं जब भी ह्यूमंस आपस में रीजनिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम इन तीन बातों को जहन में रखें तो हमें फिर ये सोचना पड़ता है कि जो डेली लाइफ के अंदर सिचुएशंस हैं उनके अंदर जो है वो क्रिस्पनेस और प्रिसाइसनेस, सर्टेनिटी और ये वाली सिचुएशन जो है वो परफेक्शन, और तो इस तरह की सिचुएशंस कम हैं। और जो मुबहम चीज़ें हैं, जो इनकम्प्लीट, जो अनसर्टेन, इस तरह की सिचुएशंस जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर ज़्यादा हैं। जबकि ऊपर हमने बात की है कि क्लासिकल सिस्टम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्रिसाइज सिचुएशंस हैं, जो क्रिस्प सिचुएशंस हैं, या जो सर्टेन सिचुएशंस हैं, सिर्फ उनके लिए ही गुंजाइश मौजूद है। यानी जो क्लासिकल सिस्टम्स डेवलप हुए हैं उनका जो डोमेन, हम ये कह सकते हैं कि उनका डोमेन सिर्फ और सिर्फ उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है जिनके अंदर क्रिस्पनेस हो, प्रिसाइजनेस हो, सर्टेनिटी हो, या हम अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि डुअल लॉजिकल जो रीजनिंग है उसके ज़रिए हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, उनको मॉडल कर सकें, या उनको हम स्टडी कर सकें, उनको डिस्क्राइब कर सकें। इसके अलावा वो तमाम सिचुएशंस जिसके अंदर ये क्रिस्पनेस, प्रिसाइसनेस और ये सर्टेनिटी और इस तरह की चीज़ें ना हों, तो उनको हैंडल करने के लिए हमारे क्लासिकल सिस्टम्स जो है वो इस काबिल नहीं होते हैं कि वो इतने एबल नहीं है कि वो उन सिचुएशंस को भी मॉडल कर सकें। तो डेफिनेटली एक नीड जो है वो पैदा होती है कि जो सोसाइटी के, जो प्रैक्टिकल लाइफ के जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करने के लिए जो क्लासिकल सिस्टम से हट के कोई ऐसा सिस्टम हो जो क्लासिकल यानी जो सर्टेन सिचुएशंस को भी हैंडल करे, और साथ साथ जो अनसर्टेन सिचुएशंस है जिनको मैथमेटिकल डोमेन से बाहर रखा गया है उन सिचुएशंस को भी वो हैंडल कर सके। अगर हम यहाँ पे अगर मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि चूँकि मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स जो है वो बेस करती है सेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अब सेट का कॉन्सेप्ट क्या है? वो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी वो तमाम कलेक्शंस ऑब्जेक्ट्स की वो तमाम कलेक्शंस जो वेल डिफाइंड भी हों और डिस्टिंक्ट भी हों। तो यहाँ हमने दो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि वो कलेक्शंस जो वेल डिफाइंड हों और डिस्टिंक्ट हों। तो अगर हम ये कहते हैं कि बहुत सारे कलेक्शंस ऐसे हैं हमारे पास जो कि वेल डिफाइंड नहीं होते, मसलन हम ये कहें कि कलेक्शन ऑफ बिग सिटीज़, या हम कहें कि कलेक्शन ऑफ डेंस पॉपुलेटेड सिटीज़ कहें, या हम कहें कि कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स हम कहें, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स कहें, इसी तरह और भी बहुत सारे कलेक्शंस हैं जिनके बारे में हम नॉर्मली ये कहते हैं कि ये सारी कलेक्शंस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर हम इसको सेट के जो डोमेन है उससे बाहर निकाल देते हैं, यानी ये मैथमेटिक्स के डोमेन से ही बाहर निकल जाती हैं। इनको फर्दर हम डिस्कस ही नहीं करते विद इन मैथमेटिक्स। जबकि हकीकत ये है कि हमारी जो सराउंडिंग है, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है,
उसके अंदर जो इस तरह की अनसर्टेन या जो नॉन वेल डिफाइन या जिसको हम कहते हैं वेक किस्म के जो कलेक्शंस हैं उनकी तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वेल डिफाइंड कलेक्शंस। तो फिर मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ वेल डिफाइंड कलेक्शंस को फोकस कर रहा है, और जो नॉन वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा भी है वेल डिफाइंड कलेक्शन से, उनको जो है हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते, उनको स्टडी नहीं करते। तो जबकि वो हमारी लाइफ का वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जितना कि दूसरे जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं वो उनका इंटरफेरेंस हमारी या उनकी इन्वॉल्वमेंट हमारी लाइफ के अंदर है, उतनी इन्वॉल्वमेंट इस तरह की कलेक्शंस की भी होती है। हाँ, क्योंकि हमारा इस तरह की कलेक्शंस से भी हमारा वास्ता पड़ता है। तो इस तरह की कलेक्शंस को स्टडी करने के लिए जो क्लासिकल सेट थ्योरी का जो एक सिस्टम बना है वो काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होना चाहिए जिसके अंदर हम जो नॉन वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं उनको भी स्टडी कर सकें। तो यही वो बात है जो कि जिसने मैथमेटिशियंस को मोटिवेट किया कि वो एक नए सिस्टम की तरफ जाएं जिसकी बुनियाद जो है वो सिर्फ डुअल लॉजिक के ऊपर ना हो, यस नो के ऊपर जो है ना उसकी बुनियाद पे जो है हम डिसीजंस ना करें, बल्कि वहाँ पे मोर और लेस अप्रोक्सीमेट और इस तरह के जो इन बिटवीन इस तरह की सिचुएशंस में भी हम जो है वो डिसीजंस ले सकें या इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी हम हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे देखना यह है कि हम लोग फजीनेस किस चीज़ को कह रहे हैं। तो फजीनेस जो है बेसिकली वो मीनिंग में आती है वेगनेस की, और वेगनेस का मतलब होता है मुबहम। मुबहम का मतलब है वो चीज़ जो बिल्कुल क्लियर ना हो, जिसके अंदर डाउट्स हों, यानी जिसमें यानी किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना हो। तो ये इस चीज़ को हम यहाँ पे कह रहे हैं फजीनेस। और ये जो फजीनेस है वो रैंडमनेस या जिसको हम प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं उससे बिल्कुल एक अलग चीज़ है। और इसकी जो हमारे पास फजीनेस की कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे है टॉल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। जिस तरह हमने पहले बात की थी कलेक्शंस की, अगर हम ये कहें कि a set of tall people of a city या of a family, तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन इसलिए नहीं है कि टॉल जो है वो किस हाइट को हम टॉल कहें और किस हाइट को हम टॉल नहीं ना कहें, इसके बारे में कोई क्लियर कट कोई यूनिवर्सल कोई लॉ नहीं है या कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है जिसको बुनियाद बना के हम क्लासिफाई कर सके कि कौन लोग टॉल हैं और कौन लोग टॉल नहीं है। इसी तरह ब्यूटीफुल ये भी एक ऐसा टर्म है कि जिसके बारे में कोई यूनिवर्सल कोई हमारे पास बेसिस नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम क्लासिफाई कर सके कि कौन ब्यूटीफुल है कौन नहीं है। इसी तरह इंटेलिजेंट, तो और इसी तरह इस तरह के जितने भी टर्म्स हैं, तो ये सारे टर्म्स जो हैं हमारे पास वेग किस्म के टर्म्स हैं, यानी इन तमाम टर्म्स इन तमाम सिचुएशंस के अंदर फजीनेस मौजूद है, यानी ये बिल्कुल भी अनक्लियर सिचुएशंस हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास नहीं है। तो ये वो सिचुएशंस हैं जिनको हम जो है वो यस नो के फॉर्म में इनको हम हैंडल नहीं कर सकते, यानी ये प्रिसाइज नहीं है, या ये कहें कि हम ये सर्टेन सिचुएशंस नहीं हैं। और उसकी और ये सिचुएशंस जो है इनके अराइज करने की वजह क्या है, यानी ये क्यों ये सिचुएशन पैदा होती है। तो उसके रीज़न ये है कि अनक्लियर बाउंड्रीज, ज़ाहिर है हम ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं या अनक्लियर बाउंड्रीज, जैसे कि मैंने ऊपर बात की है टॉल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ये ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में कोई यूनिवर्सल कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम ये क्लासिफिकेशन कर सकें। अब बात करते हैं कि अब ये जो सिचुएशन बनी है कि क्लासिकल जो हमारे पास मैथमेटिकल सिस्टम्स हैं वो डुअल लॉजिक पे बेस्ड हैं, वो सिर्फ प्रिसाइज सिचुएशंस को और सर्टेन सिचुएशंस को ही हैंडल कर सकते हैं, जबकि हकीकत में हमारे पास जो डेली लाइफ है या प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसके अंदर सर्टेन सिचुएशंस बहुत कम हैं और अनसर्टेन सिचुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि मैथमेटिक्स के अंदर अनसर्टेन सिचुएशंस के लिए कोई गुंजाइश
नहीं है, खासकर क्लासिकल मैथमेटिकल सिस्टम्स के अंदर। तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि जितने अनसर्टेन सिचुएशंस हैं उनको भी हैंडल करने के लिए, उनको मॉडल करने के लिए भी हमारे पास कोई सेटअप होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो सबसे पहले इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में जिसने प्रेजेंट किया उसका नाम है लुत्फ़ी ज़ादे, या इसका पूरा नाम है लुत्फ़ी अली असगर ज़ादे, जो कि एल ज़ादे के नाम से भी मशहूर है। ये एक ईरानी निजात की अमरीकी सिटीज़न है जिन्होंने 1965 के अंदर फजी सेट थ्योरी के नाम से एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, और उस सिस्टम के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद थी कि वो सर्टेन सिचुएशंस के साथ साथ वो अनसर्टेन सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकता था। या अगर हम मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये एक ऐसी थ्योरी उसने बनाई, सेट थ्योरी, जिसके अंदर वेल डिफाइंड कलेक्शंस को भी मॉडल किया जा सकता है, और साथ साथ जो नॉन वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं उनको भी मॉडल किया जा सकता है। तो अब ये जो फजी सेट थ्योरी है वो बेसिकली जनरलाइजेशन है क्लासिकल सेट थ्योरी की। तो क्लासिकल सेट थ्योरी की जनरलाइजेशन का यही मतलब है कि जो क्लासिकल सेट थ्योरी जो कि डुअल लॉजिक पे बेस्ड था, जो कि सिर्फ सर्टेन सिचुएशंस को हैंडल कर सकता था, तो उसकी जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि अब जो फजी सेट थ्योरी है वो सर्टेन सिचुएशंस को भी मॉडल कर सकता है और साथ साथ अनसर्टेन सिचुएशंस को भी मॉडल कर सकता है। यानी इसके अंदर जो क्लासिकल सेट थ्योरी का जो मॉडल है या वो जो सिस्टम है उसके यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इसके अंदर, और साथ साथ इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्लासिकल जो सेट थ्योरी है वो फजी सेट थ्योरी की एक स्पेशल केस बन के रह जाती है, यानी एक स्पेशल केस अब उसकी हो जाएगी क्लासिकल सेट थ्योरी फजी सेट थ्योरी की। और इसके अंदर क्या है, मेंबरशिप रेंज फ्रॉम 0 to 1। फजी सेट के अंदर अब हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमने डिसाइड करना हो कि वो किसी कलेक्शन का पार्ट है या नहीं है, तो क्लासिकल सेट के अंदर चूंकि सारे कलेक्शंस वेल डिफाइन होते हैं तो ईज़िली जो है कोई डिसाइड कर सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का पार्ट है या नहीं है, तो उसका आंसर वो येस नो में दे सकता है। लेकिन हम फजी सेट थ्योरी के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि भाई वो सिचुएशंस जिसके अंदर हम येस नो के अंदर हम बात ना कर सकें, और चाहे रीज़न कुछ भी हो सकता है कि वो कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड ना हो, तो तब ये सिचुएशन पैदा होती है कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो उस कलेक्शन का पार्ट है या नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए फजी सेट थ्योरी के अंदर जो ये गुंजाइश रखी गई कि बजाय इसके कि हम सिर्फ यस और नो में बात करें, यानी 0 और 1 उसको असाइन, 0 का मतलब है कि 0 का मतलब हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है उस कलेक्शन का पार्ट नहीं है, 1 का मतलब वो ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का पार्ट है। तो यानी ये कह सकते हैं कि क्लासिकल सेट्स के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम 0 और 1 वैल्यू हम असाइन करते थे। 0 का मतलब ये है कि वो उसका पार्ट नहीं है, 1 का मतलब वो उसका पार्ट है। बस ये दो पॉसिबिलिटीज़ होती थी। जबकि फजी सेट थ्योरी के अंदर ये गुंजाइश रखी गई कि हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो बिटवीन 0 एंड 1, यानी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, इन दोनों के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हमारे पास हैं उनमें से कोई भी रियल एक नंबर हम असाइन कर सकते हैं। मसलन किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें ये डाउट है कि वो कलेक्शन का पार्ट है या नहीं है, लेकिन हमें किसी हद तक ये यकीन है कि एक हद तक, एक मखसूस हद तक, यानी एक लिमिट तक हमें ये आइडिया है कि इस हद तक हो सकता है कि इसका पार्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 60% यकीन है कि ये ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का पार्ट हो सकता है, तो हम उसके लिए एक मेंबरशिप वैल्यू असाइन करते हैं 0.6। इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में 100% हमें श्योरिटी हो कि ये उस कलेक्शन का पार्ट है, तो हम उसको वैल्यू असाइन करेंगे 0। इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें 100% यकीन हो कि वो उसका पार्ट नहीं है, तो हम मेंबरशिप वैल्यू असाइन कर सकते हैं 0। और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम 100% श्योर ना हो, बल्कि इन बिटवीन, यानी इन बिटवीन कोई सिचुएशन हो, यानी कुछ परसेंटेज हमें लग रहा हो कि कुछ परसेंटेज में कि वो उसका पार्ट हो भी सकता है और उसका पार्ट नहीं भी हो सकता। अगर हम 20/80 में अगर हम डिवाइडेड हैं
तो हम अगर 80% अगर हमें यकीन है कि वो उसका पार्ट हो सकता है, तो हम फिर वहाँ पे एक मेंबरशिप वैल्यू हम लगा लेते हैं 0.8। इसी तरह ये जो फजी सेट थ्योरी है, ये बेसिकली हैंडल करती है इम्प्रिसाइज एंड वेग डेटा। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि फजी सेट थ्योरी की जो मोटिवेशन थी, उसकी मोटिवेशन भी यही थी कि इम्प्रिसाइज और वेग डेटा को कैसे हैंडल किया जाए। इसी तरह जो की फीचर्स हैं फजी सेट थ्योरी के, तो उसमें सबसे पहला है ग्रेजुअल मेंबरशिप इंस्टेड ऑफ बाइनरी। बाइनरी का मतलब वही है 0-1, 0 का मतलब है ये नो, 1 का मतलब यस। तो हमने पहले भी बात की है कि क्लासिकल जो मैथमेटिकल सिस्टम्स थे, उसके अंदर ये बाइनरी रूल चलता था, यस और नो की बुनियाद पे वहाँ पे डिसीजंस होती थी, या ट्रू और फॉल्स की बुनियाद पे। जबकि फजी सेट थ्योरी के अंदर सिर्फ हम ट्रू फॉल्स पे बात नहीं करते, बल्कि इन बिटवीन भी अगर कोई सिचुएशन है तो उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। तो उसी को हम फिर हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम मेंबरशिप वैल्यू असाइन करते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे लिखा गया कि ग्रेजुअल मेंबरशिप हम उसको असाइन कर सकते हैं, जो कि इन बिटवीन सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करती है। इसी तरह यूजेस लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स, जिस तरह हमने पहले बात की कि इसके अंदर जो है जो जिस तरह टॉल, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल और यहाँ पे ऑनेस्ट और इस तरह के जो टर्म्स हैं या इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, वो चूँकि ज़्यादा उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, वो एम्बिग्विटी इन्हीं टर्म्स के अंदर ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारा ज़्यादा कंसर्न भी यहाँ पे इस तरह के लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स के साथ होता है, बजाय इसके कि डिस्क्रीट जो हमारे पास वेरिएबल्स होती हैं। क्योंकि जो डिस्क्रीट सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल वहीं फिर प्रिसाइज वो सिचुएशंस बन जाती हैं, जिसके लिए हमारे पास जो क्लासिकल मैथमेटिकल टूल्स हैं वो एनफ है उनको डील करने के लिए। और जो फजी जो सेट थ्योरी बनी है वो बेसिकली इम्प्रिसाइज और वेग किस्म के डेटा को हैंडल करने के लिए बनी है। और ये सिचुएशन तब बनती है जब हमारे पास जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स हैं उनके अंदर ये वेगनेस और एम्बिग्विटी जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ज़्यादा हमारा कंसर्न जो है फजी सेट थ्योरी के अंदर वो लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स के साथ पड़ता है। इसी तरह ब्रिजेस ह्यूमन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, जैसे हमने पहले बात की थी कि जो ह्यूमन रीजनिंग जो होती है बेसिकली वो मोर और लेस टाइप की, अप्रोक्सीमेट टाइप की, मतलब इस तरह की रीजनिंग होती है, जबकि मैथमेटिक्स के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश नहीं थी। तो ये एक ऐसा सिस्टम है फजी सेट थ्योरी जिसके अंदर जो है वो ये सलाहियत है कि वो जो ह्यूमन रीजनिंग का जो नेचर है उसी हिसाब से जो है वो मैथमेटिक्स को डील कर सके। इसी तरह ये जो फजी सेट थ्योरी है वो फ्लेक्सिबल है और रियलिस्टिक मॉडलिंग है। फ्लेक्सिबल इसलिए है कि जो क्लासिकल जो सेट थ्योरी है उसके अंदर तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, यस नो, ट्रू फॉल्स, इसके अलावा कोई इन बिटवीन किसी चीज़ के लिए गुंजाइश नहीं है। जबकि फजी सेट थ्योरी के अंदर ट्रू फॉल्स वाली सिचुएशन के लिए भी गुंजाइश है और इन बिटवीन सिचुएशंस के लिए भी गुंजाइश है। और ये ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडलिंग है, क्योंकि रियलिस्टिक का मतलब ये है कि डेली लाइफ के अंदर जो रियल वर्ल्ड है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो एम्बिगुअस और अनसर्टेन और वेग किस्म की सिचुएशंस रियल लाइफ के अंदर ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ क्रिस्प और सर्टेन किस्म की सिचुएशंस को देखें जो कि यकीनन रियल वर्ल्ड और रियल लाइफ का पार्ट हैं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो बहुत ही कम होती है। तो जो मेजॉरिटी जो हमारी रियलिस्टिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका ताल्लुक यही इम्प्रिसाइजनेस, एम्बिग्विटी और अनसर्टेनिटी के साथ होता है, जिनको मॉडल करने के लिए ही सूची तौर पर यह फजी सेट थ्योरी बनी है। आखिर में बात करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर। तो इसकी एप्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा फील्ड्स के अंदर हैं, ख़ासकर जो इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो फजी कंट्रोल सिस्टम्स हैं, डिसीजन मेकिंग है, रोबोटिक्स एंड पैटर्न रिकग्निशन है, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस रिसर्च है, और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर इसकी थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस भी हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। तो इवन यहाँ पे अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये बेसिकली जो मशीन लर्निंग हम कहें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जितने
जो जो मशीन्स हैं उनको हम कैसे इनेबल करते हैं कि वो खुद से जो है वो सिचुएशन को समझते हुए वो डिसीजन मेकिंग करे। और हम सबको पता है कि जो रियल सिचुएशन है, तो रियल सिचुएशन के अंदर एम्बिग्विटी भी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, उसके अंदर प्रिसाइसनेस नहीं होती है, उसके अंदर फोरकास्टिंग का एलिमेंट होता है कि नेक्स्ट मूव किसी मशीन का क्या हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए जो है डेफिनेटली जो क्लासिकल जो मेथड्स हैं, क्लासिकल मैथमेटिकल मेथड्स या क्लासिकल जो लॉजिकल जो टूल्स हैं वो इनफ नहीं है। और इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए डेफिनेटली हमें फजी सेट थ्योरी और उसके टूल्स का सहारा ही लेना पड़ेगा। इसी तरह डिसीजन मेकिंग के अंदर भी यही होता है कि बहुत सारे हमारे मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर हमने डिसीजन लेना होता है। एक कंपनी है जिसने फ्यूचर के अंदर ये डिसाइड करना है कि उसने किसी ख़ास प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स जो है उन्होंने प्रोड्यूस करने हैं, कितने लोगों को उन्होंने हायर करना है और कितनी नई मशीनें उन्होंने इंस्टॉल करनी हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें कितने पैसे मज़ीद उन्होंने इन्वेस्ट करने हैं या उन्होंने कितना रेवेन्यू जो है वो कंपनी के जो मेंटेनेंस के लिए वो एलोकेट करने हैं। तो मतलब इस तरह की बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जिनके बारे में कंपनी मैनेजर जो है वो सर्टेन नहीं होता है, उसके पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे जो है 100% सर्टेनिटी के साथ वो डिसीजंस कर सके। बल्कि उसके सामने जो सिचुएशन होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। ज़ाहिर है उन्होंने फ्यूचर को देख के ही फ्यूचर को देखते हुए उसमें ये सारे डिसीजंस लेने होते हैं। और आगे फ्यूचर के अंदर किस तरह की तब्दीलियाँ आएंगी, जो वेरिएशंस आएंगी, उनके बारे में भी उनको सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं पता होता है कि क्या एग्जैक्ट क्या सिचुएशंस जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं आने वाले दिनों में। तो खैर ये बात यही है कि उसके सामने एक अनसर्टेन सिचुएशन होती है, एक मुबहम किस्म की सिचुएशन होती है जिसको माइंड में रखते हुए उन्होंने एडवांस में डिसीजंस लेनी होती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी जो क्लासिकल जो सिस्टम्स हैं, जो चाहे वो लॉजिकल सिस्टम्स हैं या वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग के सिस्टम्स हैं जो कि क्लासिकल लॉजिक पे बेस्ड हैं या क्लासिकल मैथमेटिकल टूल्स पे बेस्ड हैं, वो यहाँ पे काम नहीं आएंगी। और यहाँ पे भी उनको काम लेना पड़ता है फजी सिस्टम्स के साथ, फजी टूल्स के साथ। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम जो फजी सेट है उसकी फॉर्मल डेफिनीशन और उसकी फर्दर थ्योरी के ऊपर बात कर लेंगे।